सबसे पहले बात राम मंदिर पर मचे बवाल की। 10 जनवरी की शाम कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। इसमें कहा गया कि चूंकि 22 जनवरी को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इवेंट है, इसलिए इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। ऐसा हमने आपको कल भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और ये इवेंट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, अदबने मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए भी हम इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। हम 2019 वाली बात से अपनी बात शुरू करते हैं। अब कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने के लिए आपने ध्यान दिया कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया है। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जब साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट वाले केस में जब अपना निर्णय सुनाया था और उस परिसर में मंदिर बनाने की अनुमति दी थी, तो इसी कांग्रेस पार्टी ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया था और कहा था कि यह फैसला राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। लेकिन राम मंदिर की जो सालों से चली आ रही बहस है, उससे कांग्रेस का जुड़ाव बना हुआ है लगातार। ये 2019 से नहीं है, ये साल 86 से है, जब राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया था। हुआ ये था कि साल 1985 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच से एक फैसला आया था। ये था चर्चित शाहबानो केस। मध्य प्रदेश की रहने वाली महिला शाहबानो को, उनकी उम्र 62 साल थी, उनके पति ने तलाक यानी 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था और 5 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया था। वो सालों से कोर्ट में लड़ाइयाँ लड़ रही थीं पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्णय दिया कि शाहबानो के पूर्व पति यानी जिन्होंने उनको तलाक दे दिया है, वो 500 रुपये प्रति महीने उन्हें गुजारा भत्ता दें। लेकिन साल 1986 में राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के उलट एक विधेयक लेकर आई। इसमें कहा गया था कि कोई भी अगर मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे सिर्फ 90 दिनों यानी 3 महीने के लिए अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जरूरत है। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाला निर्णय था। शाहबानो कोर्ट में जीत कर भी हार गई थीं। इस फैसले के बाद राजीव गांधी की सरकार को मुस्लिम परस्त करार दिया गया। उन पर पक्षपाती किस्म की राजनीति करने के आरोप लगे। कहा जाता है कि राजीव गांधी सरकार ने इसी फैसले के प्रभाव को और अपने पर लग रहे आरोपों को कैंसिल आउट करने के लिए फैजाबाद की सेशंस कोर्ट पे दबाव डाला कि ताकि बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दिया जा सके। तो साल 1986 में जब फैजाबाद की कोर्ट ने आदेश दिया तो आदेश के 40 मिनटों के भीतर ही मस्जिद का ताला खोल दिया गया था और दूरदर्शन पर इसकी तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही थीं। इस पर साजिश की बू इसलिए भी आती है क्योंकि उस समय अयोध्या से लखनऊ की दूरी 3 घंटे से भी ज़्यादा की थी और 40 मिनट में खोले गए ताले की तस्वीरें लाइव पूरा देश देख रहा था। राजीव गांधी पे लगे आरोप तो कांग्रेस के नेताओं ने मना किया, लेकिन 3 साल बाद यानी 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने जब उसी विवादित स्थल पर शिलान्यास करने की अनुमति मांगी तो राजीव गांधी ने इसकी अनुमति दी। फिर साल आता है 1991 जब चुनाव के मैनिफेस्टो ने कांग्रेस में ऐलान किया कि वो राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं लेकिन मस्जिद को नुकसान की शर्त पर नहीं। फिर साल आता है 1992, 6 दिसंबर के दिन कार सेवा के दौरान कुछ कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। उस समय भी केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव वाली सरकार थी और अब कांग्रेस पार्टी ये बयान दे रही है क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है इसलिए वो इसमें नहीं जाएंगे। इसके बाद 11 जनवरी यानी आज के दिन भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पे ये आरोप लगाए। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। जीएसटी लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था एंड G20 इज कंसीडर्ड द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था।
हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में, कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही। जाहिर है कि तमाम बयानबाजियां इन नेताओं के लिए खाद पानी हैं। उम्मीद है कि इन खाद पानी से देश के तमाम हर एक नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता और उसकी अक्षुण्णता बर्बाद न हो।